चलिए, इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 18 है और हम लोग को डिस्कस करना है नीति आयोग के बारे में। एग्जैक्टली नीति आयोग के बारे में क्या क्या बातें हम लोग करेंगे, इसके उद्देश्य क्या है, संरचना कैसी है, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है, नीति आयोग का 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा क्या है 2017-18 से 19-20 इस टाइप से। 3 वर्ष के लिए आय व्यय क्या है, प्रमुख क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो आर्थिक परिवर्तन है वो क्या क्या है, क्षेत्रीय विकास क्या क्या है, समृद्धि सहायक कारक क्या क्या है, सरकार, सामाजिक क्षेत्र, संवहनीयता, ये सब क्या क्या चीजें हैं। तो जो नहीं बदलता है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो चेंजेस होते रहते हैं, कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलती हैं, उनके बारे में हम लोग लिख लेंगे उसके बारे में, क्योंकि ब्रीफ में जो पूछा जाएगा वो आपका उसी चीज पे पूछा जाएगा और करंट इश्यूज से रिलेट करके जो आपका इकोनॉमिक्स बनेगा वो आपका एग्जामिनेशन टाइम पे आपको पढ़ाया जाएगा। नीति आयोग के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग जो थी सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ उसे आपका एक निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगी। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के प्रबंधन में प्रासंगिक जो महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श है उसको उपलब्ध कराएगी। भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का जो लक्ष्य है राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। नीति आयोग जो है केंद्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति की एक अन्वीक्षण करती है। ये संस्था जो है राज्य के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देती है। सिर्फ आपको लिखना इतना है, लिखिएगा नीति आयोग हेडिंग डालिएगा। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था का गठन किया गया। अब लिखिएगा नीति आयोग के उद्देश्य। देखिए, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण जो है विकसित करना था। सशक्त राज्य में सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहयोगपूर्ण आपका संवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना और इससे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचना, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों का विशेष ध्यान देना, अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना। इसके अलावा रणनीतिक और दीर्घावधिक जो नीतियां हैं उन कार्यक्रमों का एक ढांचा सा तैयार करना, यह आपका कहीं ना कहीं नीति आयोग का उद्देश्य था। इसके बारे में पहले लिख लीजिएगा, हेडिंग आपने डाल ही ली है नीति आयोग के उद्देश्य, उसके बारे में 1-2 पॉइंट लिख लीजिएगा। सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, आर्थिक क्षेत्र से आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना, रणनीतिक और दीर्घावधिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना,
अब नीति आयोग की संरचना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल शामिल होते हैं। विशिष्ट मुद्दे और आकस्मिक जो मामले होते हैं जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या फिर क्षेत्रों से हो, उसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएंगी। ये परिषदें जो हैं विशिष्ट कार्य के लिए बनाई जाती हैं और भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी और उससे संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष और उनके नाम निर्देशित मतलब नॉमिनी जो होंगे वो करेंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन जो होता है वो आपका आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। लिखिएगा नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की संरचना, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल, राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सॉरी ये चेंज होते रहते हैं, उपाध्यक्ष में लिख लीजिएगा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, पूर्णकालिक सदस्य लिख लीजिएगा, ये चेंज नहीं होते, पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य श्री विवेक देबराय, श्री विवेक देबराय, डॉक्टर वीके सारस्वत, डॉक्टर वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वीके पॉल। इसके अलावा पदेन सदस्य होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। पदेन सदस्य कौन होता है? पदेन सदस्य होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम मतलब मैक्सिमम 4 प्रधानमंत्री द्वारा नामित लोग। इसके अलावा अंशकालिक जो सदस्य होते हैं अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और जो संबंधित संस्थान है उससे अधिकतम पदेन 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य के रूप में होंगे। इसमें नीति आयोग का काम क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात ही की है। आपका नीति आयोग का जो काम होता है नीतियों और कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार करना, इसके बाद संसाधन केंद्र और ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करना, अन्वीक्षण और मूल्यांकन करना और सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना, ये आपका नीति आयोग का कार्य हुआ। अब एक बार लिख लीजिएगा योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या होता है, क्योंकि अक्सर अब जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। लिखिएगा योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। योजना आयोग में लिखिएगा 1950 से 2014 तक, 1950 से 2014 तक, 1950 से 2014 तक लिखिएगा भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से, योजना आयोग में ही लिखिएगा भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। नीति आयोग में लिखेगा भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना, एक्शन एजेंडा का निर्माण करना। योजना आयोग में लिखिएगा
योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका। योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका। नीति आयोग में लिखिएगा, योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता। योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता। यही बेसिक अंतर आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता। फिर योजना आयोग में लिखिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना। राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना। नीति आयोग में लिखिएगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अब योजना आयोग में लिखिएगा, योजना आयोग की प्रकृति। योजना आयोग की प्रकृति। योजना आयोग की प्रकृति प्रायः केंद्रीकृत थी। प्रायः केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित, योजना आयोग सहित केंद्र सरकार, योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण और क्रियान्वयन में, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती है। प्रमुख भूमिका निभाती है। नीति आयोग की प्रकृति। नीति आयोग में लिखिएगा, नीति आयोग की प्रकृति प्रायः विकेंद्रीकृत है। प्रायः विकेंद्रीकृत है। नीति आयोग में केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें, नीति आयोग में केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण और क्रियान्वयन में हिस्सा लेती हैं। नीति निर्माण और क्रियान्वयन में हिस्सा लेती हैं। योजना आयोग में योजनाओं और नीतियों के निर्माण में, योजना आयोग के में योजना आयोग में योजनाओं और नीतियों के निर्माण में, योजना आयोग में योजनाओं और नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालयों और, किसी प्रकार के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के प्रतिनिधित्व को शामिल नहीं किया जाता है। शोध संस्थानों के प्रतिनिधित्व को शामिल नहीं किया जाता था। नीति आयोग में, नीति आयोग में योजनाओं, नीति आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में, एवं नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों के, विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। शामिल किया जाता है, मतलब नीति आयोग में भी शामिल किया जाता है। बाकी आपका जो ये चैप्टर है नीति आयोग नाम का, तो ये आपका पर ईयर आपका चेंज होता रहता है। इसमें आपका जो भी चीज़ें हैं
क्या नीतियां बनी, क्या किस तरह से हुई, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं लगभग से आपकी बदलती रहती हैं। तो वो आपका लिखाने जैसा नहीं है, वो आपका जब एग्जामिनेशन होता है तभी उसको आपका लिखाया जा सकता है। इसके बाद का जो चैप्टर है वो आपका बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में तो उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप बहुत आसानी से चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। अगर बात की जाए भारत में बेरोजगारी के प्रकार, शहरी बेरोजगार, औद्योगिक बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार, ग्रामीण बेरोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। देखिए, जितने शब्दों का मैंने नाम लिया है ये सारे के सारे शब्द जो हैं इक्वली पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। नीति आयोग में जो पूछा जाता है वो मैंने बता दिया, और इससे आगे जो पूछा जाता है वो एग्जाम टाइम पे ही बताया जा सकता है। तो बेरोजगारी की और अगर बात की जाए, खुली बेरोजगारी हो गई, संरचनात्मक बेरोजगारी हो गई, अल्प बेरोजगारी हो गई, ये लिखने को आ जाता है अक्सर एग्जामिनेशन में। बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसीलिए रहते हैं क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी अगर शब्द दे दिया गया तो आप क्या लिखोगे? अगर आपको आता है तभी आप लिख पाओगे, नहीं आता है तो नहीं लिख पाओगे। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है उसके बारे में हम लोग बात करें, किस तरह से आपको लिखना है। तो बेरोजगारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। देश के लिए बेरोजगारी जो है मानव संसाधन की हानि है। रोजगार में अनुपातनिक वृद्धि के बिना ही होने वाली जो आर्थिक समृद्धि है, सामाजिक न्याय रहित तथा विकास में वंचित समृद्धि होती है, और इस कारण यह आपका निरर्थक होती है। एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार तथा इच्छुक हो, किंतु उसे काम नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में, जब समाज में प्रचलित जो पारिश्रमिक है उस पर भी काम करने के इच्छुक और सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता है, तब ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार तथा ऐसी समस्याओं को बेरोजगारी कहा जाता है। सामान्य रूप से 15 से 59 वर्ष मतलब 59 ईयर्स के आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय अर्थात कार्यशील माना जाता है। अतः अगर इस आयु वर्ग के व्यक्ति जो है लाभदायक रूप में नियोजित नहीं है तो उन्हें बेरोजगार माना जाता है। मतलब आप 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में हैं और कार्य आप नहीं कर रहे हैं तो आप बेरोजगार हैं। इस टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट की डिफिनीशन है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़े हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय मतलब NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में बेरोजगारी के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने को मिलता है। देश के कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में कम उपलब्ध हैं। इससे बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय श्रमिक प्रवासन होता है। भारत में अधिकांश असंगठित क्षेत्र द्वारा अनौपचारिक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगार के संबंध में आंकड़ा को एकत्र करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया। यह आपका कार्यबल जो है रोजगार तथा बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करने, आंकड़ों का मूल्यांकन करने और हालिया वर्षों के दौरान सृजित रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने और भविष्य में रोजगार से संबंधित अनुमानों को सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत करने से संबंधित कार्य करेगा। भारत में रोजगार के अवसरों के संबंध में एक संरचना एक बड़ी चुनौती है जिसमें आपका अनौपचारिक, असंगठित और मौसमी आधार पर काम करने वाले श्रमिकों की प्रधानता है, और ऐसे में इन श्रमिकों को रोजगार के अपेक्षाकृत कम अवसर प्राप्त होते हैं और इन श्रमिकों में कौशल का अभाव है। इसके साथ ही आपका श्रम के कठोर श्रम कानून भी लागू होते हैं और नॉर्मली आपका श्रमिकों से संविदा के आधार पर काम कराया जाता है। भारत में जो बढ़ती बेरोजगारी है उसकी समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा कई योजनाएं, जैसे मनरेगा हो गई, मनरेगा में तो हर बार आपका योजनाओं से बहुत ज्यादा पैसा डाला जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये सारे के सारे शामिल हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। तो भारत में अगर बेरोजगारी का वर्गीकरण किया जाए तो शहरी बेरोजगार, जिसमें आपका औद्योगिक बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगार दोनों अलग होते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी में अगर बात की जाए तो एक अदृश्य बेरोजगारी होती है, एक मौसमी बेरोजगारी होती है। इन सारे टॉपिक्स पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा बेरोजगारी डिफिनेशन लिख लीजिएगा बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे तो इसके ऊपर सभी लोग बहुत अच्छे से लिख डालेंगे, डाटा सभी के पास है, बस लिखना क्या है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स उसमें डालने हैं जिसकी वजह से आपको मार्क्स बेहतर मिले। बाकी नॉलेज तो सभी के पास है ही, आपको हर क्लास में यही बताया जाता है कि नॉलेज तो जो है आपके पास है ही, पढ़ रखा है आपने बहुत सारी चीजें,
बस ये है कि अब क्या पढ़ना है और किस तरह से हमें लिखना है, ये होती है आपकी। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, बेरोजगारी के बारे में बात करें, लिखिएगा बेरोजगारी। जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक पर भी काम करने के इच्छुक जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक पर भी काम करने के इच्छुक पारिश्रमिक पर भी काम करने के इच्छुक और सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता, तब ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार तथा ऐसी समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। सामान्य रूप से 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय अर्थात कार्यशील माना जाता है। अब लिखिएगा भारत में बेरोजगारी का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। तो भारत में बेरोजगारी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। शहरी बेरोजगार, सबसे पहले लिखिएगा शहरी बेरोजगारों को दो भागों में बांटा जाता है। ये पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, इसी वजह से मैं लिखा रहा हूं। शहरी बेरोजगार क्या होते हैं, औद्योगिक बेरोजगार क्या होते हैं, शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। तो ये सारे के सारे अलग से ही पूछ लिए जाते हैं, किस तरह से प्रश्न है तो ये आपके पूछा जाता है। देखिएगा शहरी बेरोजगारी को दो भागों में बांटते हैं, एक औद्योगिक बेरोजगारी और एक आपका शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी का लिखिएगा, देखिए औद्योगिक बेरोजगारी में वे शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी और गैर तकनीकी के रूप में कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं लेकिन बेरोजगार हैं। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की जो समस्या है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। योजना अवधि में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, जबकि आर्थिक विकास की दर जो है उपयुक्त मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा करने में असमर्थ रही। तो रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में ग्रामीण का शहरी क्षेत्रों में प्रवसन होता रहा है और इसके कारण शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती जाती है। देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि का कारण जो है धीमी औद्योगिकरण प्रक्रिया तथा अनुपयुक्त तकनीकी का प्रयोग है। लिखिएगा औद्योगिक बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। औद्योगिक बेरोजगारी लिखिएगा औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी और गैर तकनीकी रूप में कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं लेकिन बेरोजगार हैं। अब बात करेंगे शिक्षित बेरोजगारी की, एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में। तो पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार ना प्राप्त करना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। मतलब ऐसा कि ऐसे श्रमिक जिनके प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन उपयोग किए जाते हैं तथा इन श्रमिकों की कार्यदक्षता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी वर्ग में आपका बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे
देश में शिक्षण संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रहा है। भारत में शिक्षा प्रणाली रोज प्रेरक नहीं बल्कि आपका उपाधि प्रेरक है, अर्थात भारत में शिक्षा जो व्यवस्था है वो आपका कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। भारत में रोजगार के अवसर उनमें उतनी ही वृद्धि नहीं हुई है जितनी आपका शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मतलब ये साफ है कि उतने जॉब्स नहीं आ रहे हैं जितने आपका शिक्षित लोग बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात शिक्षित लोगों की मांग व पूर्ति में आपका असंतुलन पाया जाता है। लिखिएगा शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार ना प्राप्त कर पाना। पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार ना प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। चलिए, इस लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, मौसमी बेरोजगारी के और भी प्रकारों के बारे में बात किया जाएगा। भारत में आपका बेरोजगारी दूर करने के संबंध में क्या क्या सुझाव हुए हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती हैं। चलिए, फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही।